नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के सिलेबस के बारे में। ऑलरेडी 2 वीडियो हमने सिलेबस आधारित अपने चैनल पर अपलोड किया है। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस से क्वेश्चन बनता है तो इसका वेटेज क्या रह सकता है। पहले वीडियो में हमने ये चर्चा किया था। दूसरे वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यूके ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड आयोग ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था वन दरोगा का, उसमें सिलेबस क्या था। तो उसमें जो सिलेबस था उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं 4 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड आयोग ने वन दरोगा का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। अभी हाल ही में खबर आ रहा है, 2 दिन के पहले की न्यूज है कि एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बड़ी धांधली हुई थी इसमें, इसलिए उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। फिर से उत्तराखंड में वन दरोगा की परीक्षा होने वाली है। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस क्या रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 दिन के पहले हमने अपने चैनल पर पोल करवाया था। एक सेकेंड। ओके, पोल में लगभग 300 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 70% छात्र ये चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का प्रॉपर बैच स्टार्ट किया जाए। कंप्लीट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जाए। तो कोशिश रहेगी कि कल से या फिर परसों से पर्यावरण अध्ययन का जो प्रॉपर कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए। आज इस वीडियो सेशन में पहले हम देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस एक्चुअल में क्या हो सकता है। ठीक है, ताकि हमारा एक बेस बन सके कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ओके, पोल में लगभग 300 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 70% छात्र ये चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का प्रॉपर बैच स्टार्ट किया जाए। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। 10% छात्र अभी भी इसके सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं कि वन दरोगा की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। आपके सिलेबस में मेंशन करे या ना मेंशन करे, लेकिन पर्यावरण अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका जॉब प्रोफाइल है ये आपकी नियुक्ति वनों में होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसका उपयोग और दुरुपयोग सारी चीज़ें आप समझ पाएँ और लोगों को भी जागरूक कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है। साथ में ही आपको एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड में एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले थे, तो आपको में भी एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहले हम पर्यावरण अध्ययन को स्टार्ट करते हैं, जरूरत पड़ने पे आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहला जो पॉइंट है ये है फूड से रिलेटेड। ठीक है, फूड में आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसमें आप देख रहे हैं पशु एवं प्लांट प्रजनन लिखा हुआ है। प्लांट का मतलब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो आयोग का जो सिलेबस था उत्तराखंड में, वहां पर भी इन्होंने प्लांट लिख रखा है। प्लांट का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर पादप है। ठीक है, पौधे। तो पशु एवं पौधों में जो प्रजनन होता है, इसके बाद में इसकी गुणवत्ता व सुधार और प्रबंधन के लिए चयन। तो पशु एवं प्लांट प्रजनन आपको पढ़ना होगा। उर्वरकों और खादों का उपयोग पढ़ना होगा। कीटों और बीमारियों से सुरक्षा और जैविक खेती के बारे में आपको पढ़ना होगा। पशु एवं प्लांट प्रजनन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होगा जो आजकल पशुओं का यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पशुओं का यूज हम चमड़ा उत्पादन के लिए भी करते हैं। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए भी करते हैं, इसके बाद में मांस उत्पादन के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम फूड में भी इनको शामिल करते हैं, हालांकि ये इसी से संबंधित है, मांस से ही संबंधित है। तो अगर देखा जाए फूड में पशु और प्लांट से संबंधित क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। प्लांट में आपको पता होगा कि प्लांट का मतलब होता है पौधा। अब इसमें हम अच्छी गुणवत्ता के फसलों का उपयोग कैसे करें, अच्छी गुणवत्ता के फसलों का उत्पादन कैसे करें। जैसे मटर की खेती में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, गेहूं की खेती में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चाहने के अकॉर्डिंग फसल हमें मिले, यानी कि उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, कम खर्चे में उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। इसीलिए पशु एवं प्लांट प्रजनन में गुणवत्ता सुधार और इनके प्रबंधन के लिए चयन, हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें चयन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको फूड के अंतर्गत पढ़नी है। इसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर उर्वरक और खादों का उपयोग। उर्वरक और खादों का उपयोग का मतलब ये है कि कम उर्वरक कम खाद का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कैसे करें, ये चीज़ आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, आपको पता होगा उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है। खाद का मतलब होता है जो हम लोग
पशुओं से जो अपशिष्ट निकलता है, आपको पता होगा गांव क्षेत्र में क्या होता है, पशुओं से जो अपशिष्ट निकलता है उसको गड्ढा खोद कर इकट्ठा करते हैं, कुछ टाइम के बाद में जब वो सड़ गल जाता है तो उसी को हम लोग खाद्य बोलते हैं, खाद, ठीक है। और ये जो उर्वरक होता है ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, तो ये है उर्वरक और खाद में अंतर। इसके बाद में कीटों और बीमारियों से सुरक्षा और जैविक खेती आपको पढ़नी है। जैविक खेती का मतलब क्या होता है? जैविक खेती का मतलब ये आप समझ सकते हो, जैसे आजकल ग्रीन ग्रीन खाद चल रहा है, ठीक है। ग्रीन खाद का मतलब ये है कि ऐसी खाद जिसमें कम से कम ऐसे तत्वों का प्रयोग, कम से कम तत्वों का प्रयोग किया जाए जो कि नुकसानदायक हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि इनके छिड़काव के बाद में जो उत्पादन हमें मिल रहा है, जो फसल हमें मिल रही है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैविक खेती का मतलब यह है कि संश्लेषित खाद का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संश्लेषित खाद का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें जो ऐसे जो रसायन होते हैं उनको हम हटा देते हैं जो कि नुकसान करे इंसानों को, ठीक है। तो ये होती है जैविक खेती। और जैविक खेती के अंतर्गत हम खाद का भी यूज कर सकते हैं। खाद का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, जो गांव में गड्ढे खोदकर अपशिष्ट हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो सारी चीजें जो है ये जैविक खेती के ही अंतर्गत आ जाती हैं। तो डिटेल में हम इसको कवर करेंगे, इसमें और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इसके नुकसान, इसके फायदे, सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आपको पढ़ना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कैसे करें, ठीक है, ताकि प्रकृति नष्ट ना हो। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, वन और वन्य जीवन, कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी के उदाहरण। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने लिख रखी हैं। यहाँ पर कुछ चीजें क्रिटिकल थी, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आपको देखना है। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, वन और वन्य जीवन, कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी के उदाहरण आपको देखने होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्षेत्रीय वातावरण, यानी कि रीजनल इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास है। इसमें आपको बांध पढ़ने हैं, ठीक है, बड़े बांध, बांध के फायदे और इनकी सीमाएं, जल संचयन, प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता। जल संचयन में जो मानव निर्मित कृत्रिम तालाब वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। डिटेल में हम बांध के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा बांध कहाँ पे स्थित है। जियोग्राफिकल को भी हम ध्यान में रखते हुए भारत में कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण डैम्स हैं, इन सब की चर्चा हम अपने कंटेंट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, जितने टाइप की ऊर्जा हो सकती है। इसके बाद में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक और गैर पारंपरिक का मतलब ये होता है, ये गैर पारंपरिक का मतलब होता है जैसे सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, सूर्य ऊर्जा या सोलर एनर्जी आप बोल सकते हो। इसके बाद में विंड एनर्जी हो गई। तो ये सब क्या होती है? ये सब गैर पारंपरिक होती हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं। इसके बाद में पारंपरिक में पेट्रोलियम वगैरह हो जाता है, ठीक है, जो यूज करने के बाद कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आपको देखना होगा। जीवाश्म ईंधन जो करोड़ों साल पहले जो एनिमल थे उनके जो जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा होती है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। सौर ऊर्जा आपको पता होगा, बायोगैस पढ़ना है, हवा, पानी और ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नवीनकरणीय बनाम गैर नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीनकरणीय का मतलब होता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जिसको हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो होता है नवीनकरणीय। और गैर नवीनकरणीय का जो यूज है, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद में जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, हमारा पर्यावरण और भौतिक संसाधन। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रणाली आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण में जो संबंधित समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें पर्यावरणीय समस्याएं हैं। मानव निर्मित जो आजकल क्या बोलते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। पर्यावरणीय समस्या डिटेल में, इसका कंटेंट मैं आपको ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। आप लोग टेंशन फ्री रहें, कंटेंट कहाँ से लाना है मुझे पता है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहें, आपको बस कंटेंट पढ़ना है। जो सिलेबस, जो पॉइंट्स, जो फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद उनके समाधान हो गए, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, ओजोन रिक्तीकरण। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैसे
मानव हो गया, मानव क्या मतलब इंसान हो गया, पौधे हो गए, ये एक समय के बाद में गल जाते हैं। जब इनका ये जब खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाता है इनका, तो कुछ टाइम के बाद में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इनकी बॉडी को पूरी तरह से गला देते हैं, मतलब इनका नामो निशान नहीं मिलता है, तो उन्हीं को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो बिल्कुल नहीं गलते हैं, जो हमेशा कहीं ना कहीं उपस्थित रहते हैं, या फिर एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन क्या है, ये कभी नहीं खत्म होने वाली चीज़ है, ठीक है। नायलॉन वगैरह हो गया, पॉलीथीन हो गई, तो ये क्या होते हैं, और ये कभी नहीं खत्म होते हैं। इनको आप गलाएंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होंगी या फिर किसी अन्य शेप में आ जाएंगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये होता है गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। एंड आपको ओजोन रिक्तीकरण पढ़ना है। सीएफसी के माध्यम से जो ओजोन लेयर जो आकाश में स्थित है, जो खत्म हो रही है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, जो कि रेफ्रिजरेटर या फिर कार के जो धुएं होते हैं वहां से निकलता है, जिसके कारण जो ओजोन है, O3 लेयर है वायुमंडल में, ठीक है, ये घट रहा है, ये कट रहा है एक तरह से, तो यही बोलते हैं ओजोन रिक्तीकरण। इससे क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन से, वो सीधे पृथ्वी पर आती हैं और हमारा जो शरीर होता है ये इनसे प्रभावित होता है। कौन सा रोग होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। परावैंगनिक किरणों के माध्यम से कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में वायु, जल, मिट्टी में आपको पढ़ना है हवा, श्वसन के लिए, दहन के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। हवा को डिटेल में हम कवर करेंगे। इसके बाद में हवा की गति और पूरे भारत में बारिश लाने में इसकी भूमिका आपको पढ़नी है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण को आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ओजोन परत में क्षेत्र और संभावित नुकसान, मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पर ओजोन रिक्तीकरण की चर्चा हमने की। इसके बाद में प्रकृति में जैव भू रासायनिक चक्र आपको पढ़ने होंगे। प्रकृति में जो चक्र एग्जिस्ट करता है, जैसे जल चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहें। ये हमने उत्तराखंड का जो सिलेबस है इसको यहाँ पर इसकी चर्चा की है। इसके अलावा भी आपको इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़नी है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाइड है, जो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह हो गया, ये सब क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। पहले मेरा काम है कि मैं कहीं से जो इसका सिलेबस है इस पर आधारित बेस्ट कंटेंट आपके लिए सर्च करूं, या मैं मार्केट से परचेज करके लाऊं, ठीक है। या फिर कोई स्पेशल कोर्स, अगर कोई महंगा कोर्स दे रहा है ऑनलाइन एजुकेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल रहा है, तो मैं उसको परचेज करूं और आपके लिए बेस्ट मटेरियल तैयार करने का एक बेस तैयार करूं। इसके बाद में 1-2 दिन के अंदर मैं आपको सूचना दूंगा कि कब से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। भरोसा रखें, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी चर्चा जो हमने यहाँ पे की आपको आइडिया लग गया होगा कि इन्वायरमेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सो वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।